नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली 10 का डोज सीरीज में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए दिल्ली 10 का डोज सीरीज का पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन देखिए। 14 मार्च 2026 को आहार 2026 का 40वां संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? तो साथियों, इस आहार संस्करण जो आहार प्रोग्राम है, इसका 40वां संस्करण जो है वो हाल ही में आयोजित किया गया 10 से 14 मार्च 10 से 14 मार्च 2026 के बीच आहार संस्करण 2026 का 40वां संस्करण दिल्ली में स्थित भारत मंडपम जो दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंसिंग सेंटर है, उस कन्वेंसिंग सेंटर भारत मंडपम में आहार 2026 का 40वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया 10 से 14 मार्च के बीच में। तो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली भारत मंडपम इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का कौन सा चरण जो है वो लागू कर दिया है? आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से अब सोने की जो अब ज्वेलरी होंगी उनको हॉलमार्किंग के साथ ही जारी किया जाएगा। इसे अलग अलग चरण में देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में लागू किया जा रहा था। अभी हाल ही में इसका छठा चरण जो है वो शुरू हो गया है। अभी हाल ही में छठा चरण 7 और नए जिलों से जो है वो शुरू किया गया। इसके साथ ही देश में कुल 380 जिलों में 750 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है देश में, उनमें से लगभग 380 जिलों में जो है वो अब ये हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है ज्वेलरी के लिए। और ये छठे चरण में जो है वो अभी 7 नए और जिले अलग अलग राज्यों के जोड़े गए थे। वर्तमान में अगर बात करें साथियों, तो वर्तमान में लगभग 6 कैटेगरी के जो ज्वेलरी है अलग अलग कैरेट की, वो कैरेट की ज्वेलरी हॉलमार्किंग के साथ जारी करना अनिवार्य जो है वो है। इसमें 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट की ज्वेलरी जो है इसके लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य की हुई है। और अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों को अलग अलग चरणों में जोड़ा गया। अभी हाल ही में इसका छठा चरण जो है वो शुरू कर दिया गया है 7 और राज्यों से। इससे देश में राज्यों की संख्या बढ़कर 380 हो गया है, जहां पे ज्वेलरी जो है वो हॉलमार्किंग के साथ जारी की जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में जो रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं की खरीद का कितना लक्ष्य जो है वो रखा है? सरकार ने अभी हाल ही में गेहूं सहित कई रबी की प्रमुख फसलों की खरीदारी जो है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है वो अभी हाल ही में बढ़ाया था, और गेहूं की एमएसपी भी बढ़ाकर 2585 रुपए जो है वो कर दी। 2585 ₹2585 मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो एमएसपी रखी गई है गेहूं की। अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट जो है वो किया गया और इसमें 160 रुपए की वृद्धि जो है वो की गई है। तो 160 रुपए बढ़ाकर 2585 रुपए। और सरकार ने इस साल लगभग 3 लाख जो है वो 3000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। 3,03,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का जो है वो लक्ष्य रखा है, ताकि भारत की खाद्य आवश्यकताओं को इसके माध्यम से पूरा किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कुल 22 फसलें हैं साथियों जो एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर टोटल 22 फसलें खरीदी जाती हैं। इसमें से 6 फसल जो है वो रबी की फसल है जिनकी खरीदारी एमएसपी पर होती है। इसके अलावा 14 फसल जो है वो खरीफ की फसल है जिनकी खरीदारी जो है वो एमएसपी पर की जाती है। और 2 फसल जो है वो व्यावसायिक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स है, जिसमें कच्चा जूट और कोपरा जो है वो शामिल है, जिनकी खरीदारी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे की जाती है। अभी सरकार ने हाल ही में 6 गेहूं की फसलों सहित जो है वो बाकी फसलों की एमएसपी बढ़ाई थी। गेहूं की एमएसपी 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी, और अब एमएसपी जो है वो इस सीजन के लिए 2585 रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी। तो जनरली अप्रैल से खरीदना शुरू करते हैं एमएसपी पर गेहूं की खरीदारी, और इस साल 3,03,000 जो है वो मीट्रिक टन 3,03,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। तो करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर।
पश्चिम एशिया संकट के बीच 14 मार्च 2026 को किन दो भारतीय एलपीजी जहाजों ने सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार जो है वो कर लिया? इनमें कौन से भारतीय जहाज जो है वो शामिल थे? अभी आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें यूएसए भी जो है वो शामिल है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो काफी प्रभावित हुआ है। और भारत की एलपीजी की 90% एलपीजी की सप्लाई इसी रूट से होकर जो है वो गुजरती है। तो भारत में इसकी वजह से एलपीजी संकट हाल ही में छाया हुआ है। लेकिन भारतीयों के लिए अच्छा संकेत ये है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को अनुमति दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की, जिसके बाद दो भारतीय जहाज लगभग 92,712 टन जो है वो एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुके हैं। इसमें भारतीय जो जहाज है वो शिवालिक जहाज है और नंदा देवी है। शिवालिक और नंदा देवी जो जहाज है, इन दोनों जहाजों में लगभग 92,712 टन जो है वो एलपीजी है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे ही सही, लेकिन एलपीजी संकट को दुरुस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो भारतीय जहाजों को इस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देता रहेगा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने की वजह से इसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को साथियों मिल सकता है। इसके अलावा भी हाल ही में एक जगलाडकी नाम का जहाज भी कच्चा तेल लेकर जो है वो भारत पहुंचा है। ये जहाज भी इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र से जो है वो गुजरा था। इसने लगभग 80,000 टन कच्चा तेल लेकर जो है वो ये जहाज भारत पहले ही पहुंच चुका है। और अब दो नए जहाज शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी के जहाज भी भारत पहुंच चुके हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के धोलेरा में हाल ही में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर जो है वो साबित जो है वो हासिल किया है? धोलेरा गुजरात का शहर है धोलेरा, जो एक नया स्मार्ट सिटी के रूप में साथियों डेवलप हो रहा है। और हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी में निजी क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, जब एक निजी कंपनी ने भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट जो है वो गुजरात के धोलेरा गांव से जो है वो लॉन्च किया। अक्सर हम देखते हैं कि लॉन्चिंग जो भी होते हैं आपके सैटेलाइट वगैरह, वो हमारे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होते हैं। सबसे पुराना जो लॉन्चिंग स्टेशन था वो तिरुवनंतपुरम केरला में था। और अभी जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु में एक और लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो बन रहा है। अभी निजी कंपनी ने जो है वो पहला साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है गुजरात के धोलेरा से। हालांकि ये कोई लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन भारत की निजी क्षेत्र की बढ़ती ताकत को इसके माध्यम से आप इसका आकलन कर सकते हैं कि भारत सरकार और इसरो ने अब निजी निवेश को भी जो है वो मंजूरी दे दी है। इसके लिए दो संस्थाएं बनी है, एक इन स्पेस और एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो निजी निवेश को आकर्षित करेंगी और उनको आधारभूत ढांचा जो है वो साथियों उपलब्ध करवाएंगी। भारत के पहले दो निजी स्पेस स्टार्टअप जो थे उनकी अगर बात करें तो वो धिंग तारा और ध्रुव स्पेस भारत के दो पहले प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप जो है वो थे। पहला स्पेस मिशन जो प्राइवेट कंपनी का था वो था आजादी सेट 75। जब देश को आजाद हुए पूरे 75 साल हुए थे, तो आजादी सेट 75 को लॉन्च किया गया था, जो निजी कंपनियों के द्वारा निर्मित जो है वो सैटेलाइट था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च जो है वो किया गया गुजरात के धोलेरा से। करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। मार्च 2026 को किस भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किए जाने की खबर जो है वो सामने आई है, जिसे नमन अवार्ड भी बोला जाता है। कौन सा अवार्ड बोला जाता है? इस अवार्ड को नमन अवार्ड जो है वो बोला जाता है। और नमन अवार्ड की अगर बात करें तो नमन अवार्ड 2024-25 के इनके प्रदर्शन के बेसिस पर जो है वो नमन अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को जो है वो नमन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बीसीसीआई का वार्षिक जो है वो पुरस्कार समारोह है जो आयोजित किया जाता है। तो 2024-25 के शुभमन गिल के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से पुरुष वर्ग की श्रेणी में जो है वो सम्मानित किया गया। वहीं महिला वर्ग की अगर बात करें तो महिला वर्ग में स्मृति मंधाना
महिला वर्ग की अगर बात करें साथियों, तो वुमेन्स कैटेगरी में स्मृति मंधाना जो है, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्मृति मंधाना को क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स कैटेगरी में, और शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में जो है वो साथियों सम्मानित किया गया है। 2024-25 के इनके प्रदर्शन के आधार पर यह सम्मान मिला है। इस पुरस्कार को नमन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, शुभमन गिल इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। जल महोत्सव 2026 का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय कब से कब तक जो है वो किया जा रहा है? जो जल शक्ति मंत्रालय जन भागीदारी, जनता की जन भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से ये जल महोत्सव 2026 का आयोजन 8 से 22 मार्च 2026 के बीच में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का गठन साथियों 2019 में किया गया था। इसका उद्देश्य था जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के सभी गांवों के सभी घरों में नल से पीने की पानी की सुविधा पहुंचाना। हालांकि ये लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। कल के डेली 10 का डोज सीरीज में ही हमने बात की थी कि दिसंबर 2028 तक जो है वो सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। अब लक्ष्य है दिसंबर 2028 तक देश के सभी गांवों के सभी घरों में टैप वाटर फैसिलिटी पहुंचाने का लक्ष्य जल जीवन मिशन 2.0 में रखा गया है। कोशिश है कि सभी घरों में नल से पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जा सके। इसके लिए आपको बताया था कि गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जो हर घर जल प्रमाणित है। वहीं मध्य प्रदेश का बुरहानपुर सिटी जो है वो देश का पहला शहर है, जिला है, जहां पे सभी घरों में नल से पीने की पानी की सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो कौन है? सी आर पाटिल। कौन है? सी आर पाटिल जो है वो साथियों वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर हॉकी महिला विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश जो है वो कर लिया है? अभी भारत में ही ये जो है वो हॉकी महिला विश्व कप क्वालिफायर जो है इसका इवेंट किया जा रहा था। ये क्वालिफिकेशन राउंड था। इस क्वालिफिकेशन राउंड के बेसिस पर कई देशों की महिला हॉकी टीम को आगामी जो नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाला हॉकी विश्व कप है उसमें उनको सीधे तौर पर एंट्री मिल सकेगी। तो भारत ने इटली को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराकर जो है वो साथियों फाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि जो खबर है ये है कि भारत फाइनल में इंग्लैंड से जो है वो 0 के मुकाबले 2 गोल से हार गया। हार भारत भले ही गया हो, लेकिन भारत आगामी हॉकी महिला विश्व कप में जो है वो भारत को सीधे तौर पर इस क्वालिफिकेशन राउंड के माध्यम से भारत को प्रवेश मिल चुका है। तो एक जो है वो बुरी खबर है, तो दूसरी अच्छी खबर है कि फाइनल भले ही हारे हो लेकिन आगामी विश्व कप में भारतीय टीम को अब प्रवेश मिल चुका है। उम्मीद है कि आगामी हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम अच्छा प्रदर्शन ही नहीं करेगी बल्कि भारत को इसमें विश्व विजेता भी बनाएगी। ऐसी आशा और शुभकामना हम भारतीय टीम के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इटली इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पीएम मुद्रा योजना के तहत हाल ही में संपार्श्विक मुक्त ऋण यानी कोलेटरल फ्री लोन की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी। इसका पूरा नाम जो है वो साथियों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। क्या नाम है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। छोटे उद्योगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 3 स्कीम चलती है। एक है शिशु योजना, एक है किशोर योजना और एक है तरुण योजना। ये जो शिशु योजना है इसमें 50,000 रुपए तक का लोन साथियों मिलता है। किशोर योजना में 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है। और तरुण योजना जो है इसमें 5 लाख रुपए से लेकर जो है वो 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने इसमें तरुण प्लस जो है वो लॉन्च कर दिया है और तरुण प्लस की जो लिमिट है वो है 20 लाख। यानी जिन लोगों ने तरुण योजना के तहत लोन लिया था और उन्होंने समय रहते जो है वो चुकाया लोन को, तो अब उनको तरुण प्लस के तहत
20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन इस मुद्रा योजना के माध्यम से मिल सकेगा, जिससे वो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में उनको मदद मिल सकेगी इस योजना के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर होगा 20 लाख रुपए इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके कार्यान्वयन की हाल ही में समीक्षा सरकार की तरफ से की गई। कोविड के दौरान सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया था 1 जून 2020 को। कोरोना के में 1 जून 2020 को इस योजना को पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020, कोविड के दौरान बहुत से लोगों का रोजगार जो है वो प्रभावित हुआ था, तो सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स की कार्यशील पूंजी का ऋण देने के लिए, यानी उनको जो है वो वर्किंग कैपिटल लोन कि अपना जो कार्य है वो चला सके, इसके लिए उन्हें वर्किंग कैपिटल लोन देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। जो रेडी लगाकर जो है वो फल सब्जी बेचने का या कोई सामान बेचने का काम करते हैं, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण देना जो है वो इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना के तहत शुरुआत में 10,000 रुपए का कार्यशील ऋण जो है वो दिया जा रहा था। अगर इसको समय पर चुकाया तो दूसरे चरण में 20,000 रुपए का लोन जो है वो दिया जा रहा था, और उसके बाद दूसरे चरण में अगर समय पर लोन चुकाया तो तीसरे चरण में 50,000 रुपए का लोन जो है वो इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यशील पूंजी के ऋण के रूप में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रीट वेंडर को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो साथियों, आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और डेली 10 का डोज सीरीज में। तब तक सभी साथियों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।